हेलो बच्चों, वंस अगेन ए वार्म वेलकम टू LNJE। बेटा आजकल आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं कि सर हम क्लास 12th में तो आ गए हैं बट हम क्लास 11th के चैप्टर्स को कैसे रिवाइज करें। पर्टिकुलर पूछते हैं सर मैथ्स में क्लास 11th के चैप्टर्स को कैसे रिवाइज करें। तो बेटा उन सभी सवालों के जवाब के लिए आज हम ये सेशन लेके आए हैं। तो इसमें हम एक इफेक्टिव वेज बताने वाले हैं जिससे आप 11th के चैप्टर्स को क्लास 12th के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं तो बच्चों के दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि सर क्या 11th और 12th का वेटेज बराबर आता है जेईई एडवांस में, या 11th कम आती है 12th ज्यादा आती है। तो बेटा चलिए अपन मैथ्स से समझते हैं ना कि मैथ्स में 11th और 12th का वेटेज क्या था। यदि मैं बोलूं तो 11th और 12th दोनों का वेटेज लगभग 50% आता है। 12th थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा है, 11th कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में 11th क्लास 34.21% था 2021 में, 12th क्लास का 65.79% पेपर था। 2022 में 11th का 38.88% था, 2022 12th में 61.12% था। 11th 2023 में 23.52% था, 12th में 76.48% था। यदि इस साल में थोड़ा सा कम आया है। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि 50-50 आता है, लगभग बराबर है। यहां तो ऐसा नहीं है, लगभग 40% दिख रहा है हमें। बेटा यदि अपन देखेंगे ना तो ये जो पोर्शन लिखा हुआ है 11th मैथ्स का, ये डायरेक्ट सवाल है। मतलब एक वो क्वेश्चंस जो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ 11th के ही चैप्टर के बेसिस पे थे। और आपको पता है जेईई एडवांस एग्जाम की खासियत होती है कि वो सवाल जो है ना वो दो चैप्टर से मिक्स करके पूछता है। तो इन 12th के पोर्शंस में कई ऐसे सवाल है जिनका थोड़ा सा पार्ट 12th के चैप्टर का है बट मेजर पोर्शन 11th वाले चैप्टर्स का है, या 11th वाले चैप्टर बहुत बेसिक की तरह उनमें काम करते हैं। उन सवालों के लिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट उन सवालों को सोल्व करने के लिए काम में आते हैं। इसलिए मैंने बोला कि 11th और 12th दोनों का परसेंटेज लगभग बराबर है। यहां आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा 11th का, बट जब हम 12th के सवालों में बेसिक की बात करेंगे, जहां 11th के चैप्टर्स बेसिक की तरह काम आते हैं मैथ्स में, तो आपको समझ में आएगा कि वेटेज दिखने को अलग अलग हो सकता है लेकिन वास्तव में बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आता है। जिस तरीके से जेईई एडवांस एग्जाम में मैं बोल रहा हूं उसी तरीके से जेईई मेन एग्जाम में भी मैथ्स में लगभग बराबर ही वेटेज आता है 11th और 12th चैप्टर का। अब ये तो ठीक है सर, आपने क्लास 11th तक कितना आया, 12th तक कितना आया, इंपोर्टेंस बताई। एक बार हम बेटा चैप्टर वाइज एनालिसिस से देखते हैं कि क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर का क्या क्या वेटेज रहा है। यदि अपन देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज 0 to 0 2021 में एक भी सवाल नहीं आया, 23 में एक भी नहीं आया, 22 में 2 आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 1 0, सीक्वेंस एंड सीरीज 0 2 और 1, सेट थ्योरी एंड नंबर सिस्टम 0 1 0, बाइनोमियल थ्योरम 0 0 1, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 1 2 0, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन 2 0 0। आगे बात करें सर्किल 3 1 1। अपने आप जैसे ही सर्किल का नाम आया तो 3 1 1 पता चला कि ये चैप्टर इंपोर्टेंट है 11th का। पैराबोला अगेन 3 0 1। हमको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अच्छा खासा वेटेज रखती है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे हिसाब से एक सर्किल और एक पैराबोला है, तो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलिप्स में आप देखिए 1 1 1 एक सवाल हर साल आया है। हाइपरबोला 0 1 0, स्टेटिस्टिक्स 2023 में ही ऐड हुआ था और एक सवाल बहुत ही आसान सवाल आया था। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल इस चैप्टर की बेटा कुछ स्पेशल बात है, 2023 में इसको सिलेबस से हटाया गया था बट फिर भी एक पैराग्राफ जो है वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर का आया था। तो ये चैप्टर अभी तक तो देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे हो कि हर साल दो दो सवाल जो है 21 की बात कर लो, 22 की बात कर लो, 23 की बात कर लो, हर साल दो दो सवाल आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यदि यहां से देखें बेटा अपन, क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस और पीएनसी। अब जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैंने बताया था कि क्लास 11th के ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो क्लास 12th के लिए बेस की तरह काम में आते हैं, और यदि 12th का पोर्शन का सवाल भी आ रहा है तो 11th के उन चैप्टर्स के बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट उनमें एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि सबको पता है जेईई एडवांस में दो चैप्टर के मिक्स सवाल तो आते ही आते हैं। तो इनमें से सर क्लास 11th के ऐसे कौन से चैप्टर है मस्ट डू टॉपिक्स कि यार ये तो हमें करने ही करने हैं स्ट्रॉन्ग, है ना। तो क्लास 11th के मस्ट डू टॉपिक है मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। अब आप बोलेंगे सर कहां काम में आते हैं,
बेटा यदि पर्टिकुलर अपन बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर जगह काम में आता है, चाहे से डिफरेंशियल कैलकुलस हो, चाहे से इंटीग्रल कैलकुलस हो। डिफरेंशियल कैलकुलस में बात करोगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर कई बेहतरीन सवाल बन जाते हैं, है ना, जिनमें हमें एफ डैश एक्स करने पे क्वाड्रेटिक आती है और उसका एनालिसिस करना होता है, तो क्वाड्रेटिक के बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट लगते हैं उसमें, ठीक है। वेविकर मेथड हर जगह यूज होता है। इंटीग्रल कैलकुलस में आप बात करेंगे फैक्टर थ्योरम, मतलब फैक्टर्स थ्योरम करने पड़ते हैं, जहाँ पे हमें कभी फैक्टर करने पड़ते हैं वहां क्वाड्रेटिक का यूज होता है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज अगेन एक बेसिक चैप्टर, हर जगह काम में आता है। सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, किसी भी सवाल में आप कहीं भी डाल सकते हैं। यदि पर्टिकुलर वी एंड डिफरेंस मेथड की बात करें तो आईटीएफ में एक पूरा उसके ऊपर एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीक्वेंस एंड सीरीज। सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मस्ट डू टॉपिक क्यों है? ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है। मस्ट डू टॉपिक बेटा इसलिए कर रखा है कि रिसेंट ईयर्स में कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं, जैसे नंबर ऑफ फंक्शंस के सवाल जो आते हैं उनमें पीएनसी का भरपूर इस्तेमाल होता है। मैट्रिक्स चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस आते देखे होंगे जनरली कि ये कंडीशंस है तो बताओ ऐसे कितने मैट्रिक्स बनना पॉसिबल है, तो उनमें भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज होता है, तो ये भी एक मस्ट डू टॉपिक हो गया। पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला टॉपिक, ये कहाँ काम में आता है? सर टेंजेंट एंड नॉर्मल में लाइन की इक्वेशन लिखना जरूरी है। एंगल बिटवीन टू कर्व, सेम जो फॉर्मूला होता है वो पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन से आता है, तो एओडी में टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले पार्ट में ये बहुत ही ज्यादा बेसिक चैप्टर है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, इसके बारे में मेरे को लगता नहीं है यहाँ कुछ बोलने की जरूरत है कि कौन सी आइडेंटिटी कब लग जाएगी। इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन करते टाइम किसी को नहीं पता, डिफरेंशियल कैलकुलस में कहाँ लग जाएगी, फंक्शन में कहाँ यूज हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कहाँ यूज हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा बेसिक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। सारी आइडेंटिटी हमेशा इसकी हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, बिल्कुल जरूरी है, चाहे वो डबल एंगल, हाफ एंगल फॉर्मूला हो, कंपाउंड एंगल हो, कोई से भी फॉर्मूला हो, सभी हमें याद रहने चाहिए। तो बेटा ये 5 जो चैप्टर्स है ना, ये तो मस्ट डू टॉपिक्स है, मतलब इनको हम रिवीजन के साथ ना जोड़े कि सर इनका भी हम रिवीजन, ये तो आने ही चाहिए, मतलब रिवीजन इनको तो हमेशा हमारे हमें दिमाग में रखना है, क्योंकि ये 5 चैप्टर आपके पूरी 12th को बहुत आसान कर देंगे, है ना। तो इनका रिवीजन करने का तरीका एक बहुत ही शानदार होना चाहिए, और ये तो बहुत जरूरी है करने, हमें सारे चैप्टर रिवाइज है लेकिन ये बहुत जरूरी है ना। तो ये 5 तो मस्ट डू टॉपिक है, इनको तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलिए अब फटाफट से देखते हैं। सर जब आपने बिल्कुल सही बात बताई, जब हम रिवीजन करने बैठते हैं ना तो हमारे दिमाग में 2 सवाल आते हैं। एक तो कब करें, सर कौन सा चैप्टर कब पढ़े तो किस दिन पढ़े, संडे को पढ़े, क्लास चल रही होती है तब एक क्लास छोड़ के रिवाइज कर ले, या कभी हॉलीडे आ जाए तब पढ़ ले, कब पढ़े, ठीक है, और वो चैप्टर कब पढ़े। और एक सर ये डिसाइड कर लिया कि हमें ये चैप्टर पढ़ना है, तो अब उसका रिवीजन कैसे करें, इफेक्टिव वे क्या हो एक रिवीजन करने का। तो बेटा पहला सवाल का जवाब तो यही है कि कब करें। जब आप क्लास 12th में आपके डेली टेस्ट होते हैं, जो वीकली टेस्ट होते हैं, उनमें कुछ पोर्शन 11th का भी होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो बेटा जो 11th का पोर्शन है उसी के अकॉर्डिंग अपने रिवीजन का भी प्लान रखें। इससे देखो 2 फायदे होते हैं, एक तो ऑटोमेटिकली आपको पूरे साल में 11th के चैप्टर किस तरीके से रिवाइज करने हैं ये पता चल गया है, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका एक इफेक्टिव वे जो है ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि जिन्होंने भी सिलेबस बनाया होगा कि इस 11th के इस टेस्ट में 11th के कौन से चैप्टर आएंगे, कुछ सोच समझ के बनाया होगा, तो एक वो बहुत बढ़िया पैटर्न तैयार है बन के आपका कि सर मेरे इस पूरे साल में ये टेस्ट होंगे, इस मंथ में 11th के ये चैप्टर्स आएंगे, इस वाले मंथ का जो टेस्ट होगा उसमें ये चैप्टर्स आएंगे, तो उन चैप्टर्स को उसी ऑर्डर में रिवाइज करें। सर एक पता चल गया कि चैप्टर कब रिवाइज करना चाहिए। अब सर कौन सा दिन ले, संडे को रिवाइजन करे या क्या करे? देखो बेटा रिवीजन कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक दिन होता है, रिवीजन होना चाहिए हर दिन, लेकिन ऐसा ना हो कि रिवीजन करने के चक्कर में हम हमारे 12th के जो करंट चैप्टर है, करंट का होमवर्क है, उससे बैकलॉग कर ले। दैट्स नॉट ए पर्टिकुलर गुड वे, है ना। ये एक बहुत अच्छा रास्ता नहीं है कि सर आज पे काम करते हैं, 11th का क्वाड्रेटिक पढ़ना है, आपने कहा था मस्ट डू टॉपिक है, कल क्लास नहीं गए, होमवर्क नहीं किया, ये एक अच्छा तरीका नहीं है। एक पर्टिकुलर क्या करें ना, अपनी डेली हैबिट बनाए कि अपने टाइम शेड्यूल को ऐसा फिक्स करे, उसमें डेली 1 घंटा 30 मिनट 2 घंटा आप रिवीजन के लिए निकाल पाए। अब उस दिन आप मैथ्स का करें या फिजिक्स का करें या केमिस्ट्री का करें, ये आपके शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, बट अपने रिवीजन को अपने डेली शेड्यूल में लाए कि हाँ मैं डेली रिवाइज करूंगा, भले ही मैं 2 घंटे 1.5 घंटे करूं, 5 घंटे नहीं दे पाऊं,
लेकिन करूंगा। ठीक है, एक तो ये हो गया पहला दिन डेली करना है। दूसरा, सर संडे, जिस संडे को बेटा आपका टेस्ट नहीं होता ना, उस संडे को आप 11th का पोर्शन ज्यादा टाइम दे सकते हैं। 11th के पोर्शन को रिवाइज करने के लिए आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं जिस संडे को आपका टेस्ट ना हो, जिस संडे को, है ना। इसके अलावा हॉलीडेज, जब हॉलीडे आता है, ऐसी कई टाइम होता है जब आपकी क्लासेस नहीं होती, कई दिन होते हैं, तो आप उन दिन भी 11th के पोर्शन को ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, और एक डेली तो आपको बताइए कि डेली तो बनाना चाहिए। से आप 1 घंटे का ही शेड्यूल बनाए, उस 1 घंटे में आप 20 ही सवाल करें। अभी सवाल कौन से करने हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन डेली अपने आप से वादा करो कि सर हाँ, हम डेली पर्टिकुलर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैं रिवीजन को दूंगा। 11th का रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो ये पता चल गया अपने सवाल का जवाब व्हेन, कि कब करना चाहिए, कैसे, है ना। अब हमारा जवाब है हाउ। सर रिवीजन ये पता चल गया कब करे, कैसे करे, है ना। अब कैसे करे उस पे आते हैं। सर अगेन हमारे पास वापस से एक बहुत बड़ी दुविधा होती है, जब भी हम रिवीजन करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में पहला सवाल आता है, यार इस चैप्टर के नोट्स पढ़े या शॉर्ट नोट्स पढ़े। देखो बेटा, एक बड़ी सिंपल सी बात है, थ्योरी पढ़ के कभी रिवीजन नहीं होता। यदि आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट सारे स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ आपको क्लियर है, फंडामेंटल सब कुछ क्लियर है, तो आप उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स पढ़िए। शॉर्ट नोट्स पढ़ के सीधे सवालों की प्रैक्टिस करिए। यदि आपको कहीं लगता है कि नहीं सर मेरे को जब उस टाइम पढ़ा रहे थे तब डाउट रह गया था हल्का सा, तो आप नोट्स पढ़ सकते हैं। ज्यादा डाउट रह गया हो कि सर नहीं बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, किसी कारणवश मैं बीमार पड़ गया था तो मेरा ये पूरा चैप्टर बैकलॉग रह गया था, तो आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं आपकी क्लास की। अब इसमें एक और केस निकल के आता है, पर्टिकुलर केस, कि सर मेरा तो है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस एंड सीरीज में मेरे को सब कुछ समझ में आया, एपी समझ में आई, जीपी समझ में आई, एजीपी समझ में आई, एचपी समझ में आई, अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक, हार्मोनिक मीन समझ में आया, सीक्वेंस एंड सीरीज में सब कुछ समझ में आया, लेकिन मेरे को वी एंड डिफरेंस मेथड समझ में नहीं आया। एक पर्टिकुलर सब टॉपिक, है ना, किसी किसी चैप्टर में होता है सबके साथ कि यार ये पर्टिकुलर सब टॉपिक में मेरे को डाउट है, बाकी सब क्लियर है। तो बेटा ऐसे वाले केस के लिए आप पूरे शॉर्ट नोट्स ना पढ़े, उस पर्टिकुलर सब टॉपिक के नोट्स पढ़े, उसकी रिकॉर्डिंग्स देख ले, और जब चैप्टर को रिवाइज करें ना, यदि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पर्टिकुलर सब टॉपिक मेरा वीक है, तो उस पर्टिकुलर सब टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चन ज्यादा करे, है ना। अब वो क्वेश्चन कैसे करना है वो भी थोड़ी देर बाद अपन आते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा नोट्स वर्सेस शॉर्ट नोट्स की किससे रिवीजन करना है। यदि सब कुछ क्लियर है, सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको सब कुछ है, तो बस एक जस्ट आपको एक याद जरूरत है कि फॉर्मूला याद आ जाए, तो तुरंत शॉर्ट नोट्स खोले, 15 मिनट में रीडिंग मारे, 15-30 मिनट में रीडिंग मारे, याद करे चीजों को और अपनी प्रैक्टिस करना चालू करे। यदि आपको पर्टिकुलर लगता है पूरे चैप्टर ही सब मेरा बैकलॉग हो गया था किसी कारणवश, तो नोट्स देखिए, रिकॉर्डिंग देखिए, ना, और पर्टिकुलर एक सब टॉपिक के लिए मैंने आपको बता दिया। सर ठीक है, हमारा ये क्लियर हो गया कि नोट्स और शॉर्ट नोट्स में कैसे, है ना। अब हमारे दिमाग में एक अगला सवाल बचता है कि सर सवाल कहां से करे, क्या कोई बुक करे, है ना, रिवीजन के टाइम कोई अलग से बुक लेके आए, कोई ऐसी बुक आती हो उस बुक से सवाल करे, कहां से करे सवाल। बेटा सवाल आपको सिर्फ 3 जगह से करने हैं। इन 3 जगह से करने के बाद भी आपके पास कोई टाइम बचता है तो आप बुक फॉलो करें, पर इन 3 जगह में ही इतने सवाल है कि आपको टाइम इससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। पहला है मॉड्यूल। तो सर मॉड्यूल में तो 200 सवाल थे, क्या हम पूरे 200 सवाल वापस करें? नहीं, इसका जवाब है ना। मॉड्यूल का मतलब बेटा ये नहीं है कि आपको सारे सवाल दोबारा फिर से करने हैं। मॉड्यूल में से सिर्फ आपको वही वाले सवाल करने हैं जो आपके इंपॉर्टेंट आपने मार्क कर रखे हैं, पहली चीज। और दूसरी, जब आप पहली बार उस मॉड्यूल को एज ए होमवर्क कर रहे थे तो होमवर्क के टाइम आपसे जो पहली बार में सवाल नहीं बने थे, सिर्फ उन सवालों को ट्राई करना है मॉड्यूल से। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मार्क है और जो सवाल आपसे पहली बार होमवर्क करते टाइम नहीं बने थे, सिर्फ उन्हीं सवालों को। सर ऐसा क्यों? बेटा मैं ऐसे इसलिए बताता हूँ, एक बार यदि आप कोई काम कर लो, है ना, जैसे मान लो आप साइकिल चलाते थे, बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, तो आप पहले पहले गिरते होंगे, और जिस दिन एक बार आपने बिल्कुल बिना गिरे साइकिल चला ली होगी, उसके बाद आप कभी कभार ही, कोई बहुत सारे कारण होते हैं तो गिरे होंगे, वरना नहीं गिरे होंगे। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। तो बेटा जो सवाल आपसे पहली बार में बन गया वो 99% गारंटी है कि हर बार बनेगा, लेकिन जो सवाल आपसे पहली बार में नहीं बना उसमें आप हो सकता है बार बार अटको। तो उन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करें,
उन्हीं सवालों में कॉन्सेप्ट समझे कि इसमें ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है जिसको मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूं। तो पहले तो वो सवाल करे जो मॉड्यूल में आपसे नहीं बने थे और जो इंपॉर्टेंट थे। अगला जेईई मेन पीवाईक्यू। बेटा रिसेंट ईयर्स में देखा गया 2020 से लेकर 2023 तक मैथ्स में बहुत ही शानदार सवाल आए हैं, तो जेईई मेन पीवाईक्यू जरूरी है। अब सर जब दोबारा जेईई मेन पीवाईक्यू की बात आती है तो एक एक चैप्टर में लगभग 150 सवाल है, 200 सवाल है, इतना सवाल करे नहीं बेटा। इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक आसान काम कर रखा है। यूट्यूब पे LNJEE चैनल पे एक सीरीज है उड़ान करके, ये जेईई मेन पीवाईक्यू सीरीज है। तो यहां पे आप पिछले 5 सालों के कुछ बेहतरीन सिलेक्टेड सवाल आपको हर चैप्टर के मिल जाएंगे, आप वहां से इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब जो मैं बात यहां कह रहा था कि सर सीक्वेंस एंड सीरीज में मेरा वीएन डिफरेंस मेथड जो है वो वीक रह गया था, तो उसके पर्टिकुलर सवाल मेरे को कहां से मिलेंगे। बेटा इस जेईई मेन पीवाईक्यू की उड़ान सीरीज में हमने एक और चीज कर रखी है, हर उसका एनालिसिस कर रखा है, ठीक है ना। हर चैप्टर में हर सब टॉपिक का एनालिसिस कर रखा है कि इस सब टॉपिक के कितने परसेंटेज सवाल आए हैं पिछले 5 सालों में, और सवालों को भी उसी कैटेगरी से अलग अलग कर रखा है। तो आप कुछ नहीं मत करिए, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में जाइए, उसमें वीएन डिफरेंस मेथड देखिए और उसके पर्टिकुलर सवाल करिए। तो इतना सब कुछ कर रखा है, तो जिसका भी किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर में एक पर्टिकुलर सब टॉपिक में डाउट्स है, उसके नोट्स पढ़े, जेईई मेन पीवाईक्यू में सीरीज में जाए और वहां से आप एक एक सब टॉपिक को देखिए और उसके सवाल कीजिए, है ना बेटा। जो कमजोरी हो उसी को दूर करना है। तो जेईई मेन पीवाईक्यू के सिलेक्टेड सवाल हो रखे हैं, इसके लिए हमने कर रखा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला जेईई एडवांस पीवाईक्यू। बेटा यहाँ तो आते ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो सारे ही जेईई एडवांस के पीवाईक्यू करने हैं। और जेईई एडवांस की पीवाईक्यू के लिए और अच्छे सवालों के लिए भी हमें एक सीरीज चलती है तेजस, ये आपको LNJEE चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, यहां पे आप देख सकते हैं। सर ये समझ में आ गया क्वेश्चन कहां से करें, ठीक है। लेकिन अगला एक डाउट और है, सर किसी चैप्टर को रिवाइज करने के लिए मिनिमम कितने क्वेश्चन रिक्वायर्ड होंगे। बेटा देखो इसका एक सिंपल सा जवाब है, इट डिपेंड्स ऑन चैप्टर टू चैप्टर, पर जनरली यदि अपन बात करें तो 70 to 100 क्वेश्चन यदि आप किसी चैप्टर के रिवीजन के टाइम कर लो तो वो एनफ है। अब चैप्टर छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है सवाल कम होंगे, चैप्टर बड़ा होगा तो सवाल उसी रेशियो में बढ़ जाएंगे जितना बड़ा है। बट एक एवरेज जो आता है ना वो ये आता है कि 70 to 100 क्वेश्चन जो है ना यदि अपन किसी चैप्टर में लगा ले तो एनफ है ना। और इंपॉर्टेंट तो हो सकता है चैप्टर भले ही छोटा है बट इंपॉर्टेंट है तो ज्यादा भी लगा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन चैप्टर टू चैप्टर, बट ऑन एवरेज 70 to 100 क्वेश्चन यदि हम रिवीजन के टाइम किसी चैप्टर के लगा ले तो वो चैप्टर आसान हो जाता है ना बेटा। इसीलिए देखो एक चीज और बोली गई है ना, व्हेन यू वांट समथिंग, जब आप कोई चीज चाहते हो, ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट, सब लोग कोशिश करते हैं कि आप उसको अचीव करो, आप उसकी सोचो। और अब कई बच्चे क्या है ना बेटा, ये सोच के बैठे रहते हैं कि सर मेरा 11th में बहुत बैकलॉग हो गया है, अब तो नहीं हो पाएगा, आगे देखते हैं या थोड़े टाइम बाद देखेंगे। बेटा ये सब सोचना गलत है। जो तरीका बताया है इफेक्टिव वे है, डेली अपने रिवीजन अपने टाइम टेबल में कुछ टाइम डेफिनेटली सिर्फ रिवीजन के लिए अलॉट करो और उस पर फॉलो करो, ठीक है ना। और उस बात को हमेशा अपने दिमाग से निकाल दो कि सर हो गया, बैकलॉग हो गया, अब नहीं हो पाएगा 11th तो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना करे। यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज ए मिस्ट्री। जो कल हुआ वो एक हिस्ट्री था, कल क्या होगा वो हमें नहीं पता। हमारे पास क्या है, आज का समय है, रिवीजन करने के लिए हमारे पास समय है अभी, तो रिवीजन करें। इसलिए बोला गया बट टुडे इज ए गिफ्ट, आज एक गिफ्ट है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रेजेंट, है ना। और इसलिए हम इसको प्रेजेंट बोलते हैं गिफ्ट की तरह। तो अपने रिवीजन को एक बेटर वे में प्लान करें। थैंक यू।